साहित्य से निकले कुछ शब्द कालजयी हो जाते हैं और उस शब्द को उपमा बनाकर जिसके नाम से जोड़ दिया जाता है वो उसकी पहचान हो जाती है। कुछ ऐसी ही पहचान लता मंगेशकर की, देश की लता दीदी की है, जिन्हें हम सब स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। स्वर कोकिला यानी कोयल के जैसे मीठे मधुर स्वर जिसके कंठ में हो, ऐसी लता दीदी थी। लता दीदी के साथ देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संबंध रहा, सीधा संबंध रहा, उनसे उनकी यादें जुड़ी हुई रही। नागपुर में एक ऐसा ही नाम है किशन शर्मा जी का। किशन शर्मा जी हमारे साथ हैं। किशन शर्मा जी विविध भारती में 28 वर्षों तक उद्घोषक के रूप में उन्होंने काम किया, मुंबई में काम किया। इस दौरान उन्हें कई मर्तबा लता दीदी से मिलने का मौका मिला। उनके साथ उन्होंने उनके कार्यक्रमों में बतौर कार्यक्रम प्रस्तोता की भूमिका निभाई। किस तरीके की उनकी यादें रहीं और किस तरीके से लता दीदी के व्यक्तित्व को वो देखते हैं, उसी को हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूएसएन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। आज संगीत क्षेत्र की बहुत बड़ी क्षति हुई है, ये देश महसूस कर रहा है, ये देश जान रहा है। आपने लंबे समय तक संगीतकारों के साथ, गीतकारों के साथ, अभिनेताओं के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों के साथ में काम किया। ये ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए, साहित्य क्षेत्र के लिए, बल्कि देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। देखिए, मैं तो देश नहीं पूरे विश्व के लिए कहूँगा, लता जी का परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि ये अजीब बात रही है कि ज़्यादातर अनाउंसर 10-10, 15-15 मिनट उनके परिचय में बोलते रहते थे और मैं ऐसा मानता था कि ये अपने आप को लोगों के सामने स्थापित कर रहे हैं बजाय लता जी का परिचय देने के। और शायद इसीलिए लता जी मेरे से ज़्यादा प्रभावित थी कि मैं एक वाक्य में उनका परिचय दे के हट जाता था। शुरू में मैं विविध भारती के अनाउंसर के रूप में, आकाशवाणी के अनाउंसर के रूप में उनसे परिचित था। धीरे धीरे मैं उनके परिवार का सदस्य हो गया और फिर वो किशन भैया बोलने लगे। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि इतना सम्मान उन्होंने मुझे दिया। संगीत जगत में वास्तव में कई भारत रत्न हमारे बीच में से चले गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, पंडित भीमसेन जोशी साहब, पंडित रविशंकर साहब, ये सब भारत रत्न थे। अब उनमें लता मंगेशकर जी फिल्म जगत के संगीत में अकेली भारत रत्न पाने वाली, उनके जाने से जाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछले लगभग 15 साल से वो सीधा सीधा गा नहीं रही थी और वो कहती भी थी कि अब ये मेरी उम्र नहीं है कि आजकल की नई लड़कियों के, युवा लड़कियों के लिए मैं अपना पार्श्व गायन दूँ। लेकिन लता जी थी। उनकी संगीत अकेडमी का जब उद्घाटन हुआ, जिसकी वो अध्यक्ष खुद रहीं, तो पुणे में कार्यक्रम था, लोणी कालभोर में, और उन्होंने एक दिन पहले शाम को मुझे फ़ोन किया कि भैया कल सुबह कार्यक्रम है और आपको आना है। उस समय मैं नागपुर में आ गया था। तो मैंने कहा जी अचानक ऐसा कैसे हो रहा है? तो बोले आपने ही तो मुझे 2 साल पहले कहा था कि अकेडमी के कार्यक्रम का संचालन मैं ही करूँगा। नहीं, वो तो हंसी मजाक चल रही थी। बोले नहीं, आपको आना है बस। तो मैं इमीडिएटली नागपुर से फ़्लाइट लेके पुणे पहुँचा रात को 1:30 बजे, लोणी पहुँचा रात को 2:30 बजे, सुबह 11 बजे का कार्यक्रम था। सुबह उनका फ़ोन आया, 8 बजे नाश्ता हमारे साथ है। तो मैं चला गया उनके कमरे में। वहाँ जाने पे हृदयनाथ जी थे, मीना जी थी, उषा जी थी, सभी थे। तो हृदयनाथ जी बोले कि शर्मा साहब ऐसा है कि जो प्रोग्राम है, तो लता जी बोले बाल काही ही सांगू नकोस, ये किशन भैया है ना, त्यांना सर्व माहिती। मैं जब मुझे कुछ तो बताइए क्या कार्यक्रम है।
बोले ऐसा भैया, मैंने तो 40-50 लोगों को कह दिया आने के लिए, कितने आते हैं, उनमें से किसको बुलवाना ये आप देखना। करीब 1-1.5 हज़ार लोग रहेंगे और उन सबको 1 बजे खाना है मेरी तरफ से। तो 11 से 12:30 बस ये 1.5 घंटे का समय है, उसमें आपको कार्यक्रम करना। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं करूं क्या। वो नाश्ता तो अंदर गया ही नहीं, मेरा नाश हो गया। मैं आया कमरे में, कपड़े बदले और सीधा स्टेज पे चला गया। तो मैं 10 बजे स्टेज पर पहुंचा तो करीब करीब 500 लोग पंडाल में बैठे थे और उनमें कुछ राजनीतिक नेता थे। वो वहीं से हाथ हिला के आवाज़ दे रहे थे, शर्मा जी हम हैं। देखता रहा, बाद में लोगों का आना शुरू हुआ। मैं मंच पर लोगों को देख रहा था, जितनी कुर्सियां थी वो कम पड़ रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मीना जी नीचे उतर गईं, उषा जी नीचे उतर गईं, हृदयनाथ जी नीचे उतर गए, हृदयनाथ जी की पत्नी वो नीचे उतर गईं, घर के जितने लोग थे वो नीचे चले गए। तो वो कुर्सियां मिल गईं। मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता, तो ईश्वर का नाम लेके मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया। और पहले तो उनके जो धर्म गुरु हैं, करवे गुरु जी, उनको मैंने सबसे पहले, क्योंकि वो आए थे तो उनको बुलाना ज़रूरी था, तो उनको बुला के मैंने कहा कि पंडित जी बस 3 मिनट से ज़्यादा मत बोलिएगा, समय नहीं है। वो 15 मिनट बोल गए और मैं उन्हें रोक नहीं सकता था, वो लता जी के गुरु। उसके बाद मैं शिव शाहिर बाबा साहब पुरंदरे वो वहाँ थे, तो उनको मुझे बुलाना ही था। वो भी गुरु समान, उनको बुलाया। वो समझ गए कि समय कम है, उन्होंने थोड़ा ही बोला। पुणे की मेयर, उनको बुलाना आवश्यक था, उनको बुलाया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ साहब, उनको बुलाना ज़रूरी था, वो तो अध्यक्ष ही थे। बड़े बड़े लोग, जिनमें वैज्ञानिक डॉक्टर माशेलकर साहब, सुपर कंप्यूटर के निर्माता डॉक्टर विजय भटकर जी, ऐसे लोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन निगवेकर जी, और कितने लोग, मैं सबको छोड़ दिया। मैंने देखा कि मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, तो मैं दिमाग में बैठा लिया कि अब बस भाषण इसके आगे नहीं होंगे। और मैंने माइक पे कहा कि ये संगीत एकेडमी का उद्घाटन है, जहाँ संगीत नहीं हो रहा। सिर्फ शब्दों से उद्घाटन थोड़ी होता है। तो लोगों ने तालियां बजाईं। राधा मंगेशकर वहाँ थी, हृदयनाथ की बेटी, उसको लगा कि अब उसको गाने का मौका मिल गया, लेकिन मैंने उसे इशारा किया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो गाए। अब लोग सब मेरी तरफ ये देख रहे थे, कह क्या रहा है। मैंने कहा जो संगीत एकेडमी, जिसकी अध्यक्षा लता मंगेशकर जैसी गायिका, और उसका उद्घाटन संगीत से ना हो, ये मुझे तो मंजूर नहीं है। तो मैं लता जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे 2 पंक्तियाँ गा दें, तो इसका उद्घाटन हो जाएगा, सब लोग धन्य हो जाएंगे। लता जी ऐसे घूर के मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि सबको मालूम है कि लता जी, इवन आशा जी, इस तरह के फंक्शंस में गाते नहीं हैं जी। पहले से तैयारी करेंगे तो गाएंगे, वहीं की वहीं नहीं गाते। तो मैंने कहा देखिए, यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। लोगों का ये आक्षेप है कि संगीत के क्षेत्र में, फिल्म संगीत के क्षेत्र में विशेषकर, मंगेशकर परिवार ने अपनी बपौती बनाई हुई है। सब एकदम ऐसे देख रहे कि आगे क्या कहेगा। लता जी तो विचलित हो गई कि क्या बोलने वाला है आगे। ऐसा है, मैं दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। परिवार के प्रमुख दीनानाथ मंगेशकर साहब, अगर मैं उनको प्रमुख के नाते सा मानूं,
तो दूसरे नंबर पे हैं पूजनीय माई साहब मंगेशकर, उनको पा मान लेता हूँ। सा के बगैर कोई सरगम बनती नहीं, पा के बगैर बनती है लेकिन फिर भी पा मुख्य स्वर है। बाकी बचे रेगा, मा, धानी। उनमें अगर मैं लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ को रख दूं तो सरगम पूरी हो गई। तो इसमें बपौती नहीं होगी तो क्या होगी? जो तालियां बजी हैं और लता जी बिल्कुल यूं देख रही मेरी तरफ, मैं कहा ऐसे में मैं उन लता मंगेशकर से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सरस्वती का अवतार हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सरस्वती पुत्री हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो कोकिल कंठी हैं, मैं उन्हें कोई उपाधि नहीं दे रहा। वो केवल लता मंगेशकर हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी आवाज़ को सुनकर, केवल उनकी आवाज़ को सुनकर गांव का, शहर का, पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, हर उम्र के लोग केवल आवाज़ सुनकर जिसे पहचान लें वो लता मंगेशकर, उसको परिचय की क्या ज़रूरत है? हम लोग उनके परिचय के बहाने अपने आप को स्थापित करते हैं मंच पे। तो मैं लता जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि 2 पंक्तियाँ, लोगों को तो लगा कि अब इसको डांट पड़ने वाली है, लेकिन लता जी धीरे 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 मुस्कुराई और फिर बोले, द्या माइक द्या। मैंने माइक पकड़ा यार। वैसे किशन भैया हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज के पूरे कार्यक्रम में इन्होंने कई बातें ऐसी बोली और आखिर में तो ऐसा कुछ बोल गए कि मैं भी कभी नहीं सोची थी कि ये भी हो। तो मैं पहले तो इनकी प्रशंसा कर रही हूँ, फिर इनका सत्कार करना चाहती हूँ और फिर मैं 2 लाइन गाऊंगी। उन्होंने सत्कार किया, खूब तारीफ़ की, फिर उन्होंने गाया भी, खूब तालियां बजीं और लोग बोले कि साहब ये अद्भुत कार्यक्रम हो गया। उसके बाद मुझे डर था तो मैं मंच से उतर के नहीं गया, सबका खाना था जी। लता जी रुकी रहीं, अपने बाजू की कुर्सी खाली रखी, मुझे बुलवाया गया, वहाँ बैठा के खाना खिलाया साथ में। ये उनका प्यार था। ऐसे देश भर के करोड़ों लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं। वो स्वर अब चला गया है उनकी आवाज़ से। जैसा आपने बताया कि पिछले 10-12 सालों से वो प्रत्यक्ष तौर से नहीं गा रही थी, उनके जो रिकॉर्डेड गाने हैं वही हैं। एक परंपरा रही है हमारे देश में गायकों के, जो स्टेज शो होते थे और उसमें जिस तरीके से सारी चीज़ें होती थी, आप उसके साक्षात गवाह रहे हैं, आपने उसमें प्रस्तोता की भूमिका निभाई है। मौजूदा संदर्भ में, मौजूदा समय में जिस तरीके से संगीत शुरू है या संगीत दिखाई दे रहा है, उसको लेकर लता जी की क्या सोच है या रह सकती है? आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा संगीत है? नहीं, मेरे से कई बार इस बारे में चर्चा हुई। लता जी बुराई तो नहीं करती थी खुलेआम, लेकिन दुखी रहती थी। वो कहती थी संगीत एक साधना है, व्यवसाय नहीं है। इन लोगों ने व्यवसाय बना लिया है और एक एक शब्द को अगर डब करके कोई गाता है तो वो गाना नहीं है, उसमें आत्मा कैसे आएगी? उनके समय में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। जी हाँ, पूरा अगर इतनी सी भी गलती हो गई तो पूरा गाना जो का तो रिकॉर्ड होता था फिर से। अब तो ये है कि अरे तू शब्द ठीक नहीं आया, तू बोल दे, बस वो डब हो जाएगा। उससे आत्मा मर जाती है। आप देखिए पुराने गानों में सिर्फ गायकी नहीं थी, मन के भाव थे, आदमी रोने लगता था। खुद लता जी रोई हैं गाते गाते, मैंने देखा है। तो ये जो स्थिति थी वो आज के गानों में नहीं है। एक पक्ष हम आपसे जानना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व को लेके। एक बात ऐसी कही जाती है कि जो बड़ा आदमी होता है वो बड़ा तभी होता है जब उसमें बड़प्पन हो।
तो उस बड़प्पन को आपने कैसे महसूस किया? क्योंकि हमने देखा है कि जो उनके हम वीडियोज़ देखते हैं या उनके जो बात करने का तरीका देखते हैं, बहुत शांत, बहुत सरल, बहुत विनम्र, वो किसी से भी बात करती है। संभव सी बात है कि वो बहुत कम लोगों से मिलती-जुलती रही होंगी, पर जिन लोगों से भी उन्हें प्रेम मिल रहा है, एक अलग किस्म का स्नेह है। तो उनके व्यक्तित्व को आप किस तरीके से देखते हैं? उसका अनुभव भी आपने लिया होगा। वैसे लता जी बड़ी गंभीरता के साथ मजाक करती थी। जी। मजाक करने में उन जैसा कोई मैंने आदमी नहीं देखा। समझ में नहीं आता था कि मजाक कर रही हैं या गंभीरता से कुछ कह रही हैं, लेकिन हम लोग इतना समझ जाते थे कि इस आदमी की अब खिंचाई शुरू होगी। वो व्यक्तित्व नहीं थी, मैं उन्हें इंसान मानता ही नहीं, और वो स्वर्गीय भी कभी नहीं मैं कहूँगा। वो स्वर्गीय आनंद देती थी। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की बड़ी चर्चा चल रही है, जी। तो जगह जगह वो गीत गाया जाता है, बजाया जाता है। मैं उस समय आकाशवाणी में बिल्कुल ट्रेनिंग ले रहा था जब ये प्रोग्राम हुआ था, जी। और रिकॉर्डिंग मेरे सामने हुआ। मैं उस समय स्टाफ में नहीं था। मैंने वो क्षण भी देखा जब ये गाना हुआ। इसकी एक बहुत लंबी कहानी पीछे की है, वो तो मैं नहीं जिक्र करूँगा, लेकिन आज इत्तेफाक देखिए, कल सरस्वती पूजा, जी। आज सरस्वती के अवतार का चले जाना, आज ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के गीतकार प्रदीप साहब का जन्मदिन, और आज उसकी गायिका लता मंगेशकर जी का महानिर्वाण। क्या संजोग है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन लता जी कभी किसी को ये नहीं कहती थी कि तुम्हें गाना नहीं आता या तुम बेसुरे हो। वो चुप रह जाती थी, मुस्कुरा देती थी, लेकिन कई लोगों की दिल खोल के तारीफ करती थी। एक ज़रूर मैंने खुद ये अनुभव किया कि अगर उन्होंने मन में ठान लिया कि इसको मुझे मिट्टी में मिलाना है, तो वो मिला देती थी। उनकी भावें ज़रा भी ऐसे ऊपर नीचे हुई और टेढ़ी निगाहों से देखा तो हम समझ जाते थे ये आदमी गया। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ, लेकिन वो किसी से बदला लेने की भावना से नहीं करती थी। एक वीडियो ही आज मैं देख रहा था यूट्यूब में, मुझे कहीं मिला। उसमें मैंने देखा कि लता मंगेशकर बातचीत कर रही हैं। उसमें वो कह रही हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिलता है तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी। लता मंगेशकर के होने के पीछे लता मंगेशकर का बहुत दर्द है। वो दर्द क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? क्यों एक ऐसी शख्सियत जो इतनी कामयाब हैं, भारत रत्न हैं, जिनका दुनिया में नाम है, वो इस तरीके की बातें कह रही हैं? उसके पीछे का दर्द क्या हो सकता है? देखिए, मैंने एक बार आकाशवाणी के लिए उनका इंटरव्यू लिया था। उस समय रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। जी। मैं वो दर्द की ही बात कर रहा हूँ। मेरी एक अजीब आदत थी कि मैं कभी पहले से सोच के नहीं चलता था, किसी को बताता नहीं था क्या पूछने वाला हूँ, और मैं एक्चुअली कभी मैंने क्वेश्चन बनाए नहीं, प्रश्न बनाए नहीं। लता जी का जब इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, लाइव ब्रॉडकास्ट करना था, तो हमारे बड़े बड़े सब अधिकारी वहाँ मौजूद थे। लता जी चूँकि मुझे जानती थी, हम लोग स्टूडियो में गए, प्रसारण का समय शुरू हुआ, तो मैंने पहला ही सवाल ये किया कि हम ऐसा सुनते आए हैं कि एक नारी तब संपूर्ण नारी होती है जब वो पहले बेटी, बहन, उसके बाद प्रेमिका, पत्नी और फिर माँ बने। आपने अपनी आवाज़ के माध्यम से इन सारे रिश्तों को जिया है, लेकिन वास्तविक जीवन में कुछ रिश्ते रह गए। तो क्या आपको लगता है कि लता मंगेशकर संपूर्ण नारी नहीं है? एक क्षण के लिए तो उनको समझ नहीं आया, कहना का एकदम चेहरा लाल हो गया उनका। जी। सारे अधिकारी लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है।
विविध भारती। हाँ, लेकिन लता जी शांत हो गई। बोले देखिए ये तो ईश्वर की मर्जी है, शादियां जो हैं वो तो ईश्वर तय करता है, वो मेरे हाथ की बात नहीं है। शादी के बाद ही माँ बनते हैं। वैसे मेरे घर में जितने बच्चे हैं उन सबकी मैं ही माँ हूँ, मेरे छोटे भाई बहनों की भी मैं माँ हूँ, और मुझे कितने लोग अपनी माँ मानते हैं, तो मैं अपूर्ण नहीं हूँ, मैं पूरी नारी हूँ। लेकिन जवाब देते हुए भी उनके मन में दर्द था। और इंटरव्यू के बाद चाय पीते हुए पहले तो वो बोली, किशन शर्मा तुझे तो मैं देख लूँगी, लेकिन बाद में बोले कि तुमने वो पीड़ा छेड़ दी जो मुझे मन ही मन कुरेदती रहती है। ये है, अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ। तो दर्द तो उनके अंदर था भरा हुआ। उन्होंने रिजेक्शन भी इतने सारे सहे। खुद दिलीप कुमार साहब ने शुरू में कह दिया था ये तो गा ही नहीं सकती। मैं इसी प्रश्न पर आपसे आना चाहूँगा कि एक लता जी को हम सफल महिला के तौर पर देखते हैं, भारत रत्न है उनके पास में, स्वर कोकिला है, विश्व में ख्याति है उनकी, पर उनके पीछे का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को आपने कैसे महसूस किया? क्या इस पर कभी बात हुई? क्या इस पर कभी उन्होंने खुल के बात की? जैसा कि आपने खुद अभी जिक्र किया कि दिलीप कुमार ने उन्हें मना कर दिया और बाद में फिर उन्होंने बहन माना और लंबे समय तक उस रिश्ते को निभाया। वास्तव में क्या है, पहले शुरू में उनकी आवाज़ को बड़ा पतली आवाज़ मान के फिल्म वालों ने अस्वीकार कर दिया। उनको झटका लगा। 13 वर्ष की उम्र में उनको परिवार को संभालना था। जी। पिताजी का देहांत हो गया था और घर में कोई कमाने वाला नहीं था, सबसे बड़ी यही थी। इनको जिन लोगों ने शुरू में सहारा दिया, उन्होंने एक तरह से विद्रोह करके इनसे गाना गवाया। 4-5 लोगों ने शुरू में। वो गाने गाने के बाद इनका धीरे 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 स्वीकृति शुरू हुई। लोगों ने कहा कि नहीं ठीक गाती है, सुर में तो है, आवाज़ नहीं है तो कोई बात नहीं। दिलीप साहब ने उस समय टोका कि इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो ये गा नहीं पाएगी। वो भी बात उन्हें चुभी। उन्होंने उर्दू सीखी, हिंदी पूरी तरह सीखी, मराठी तो उनकी भाषा ही थी, बाकी भाषाएं भी सीखी, और एक एक शब्द पर वो पूछती थी इसका बोलना कैसे होता है। उन्हें ये नहीं लगा मैं लता मंगेशकर, मुझे कोई क्या कहेगा, पूछती थी। तो वो उनके सीखने की विनम्रता, इच्छा, उसकी वजह से वो लता जी सीढ़ियाँ चढ़ती गईं। और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ। म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे सिखा रहा है वैसा गाएंगे। अगर म्यूज़िक डायरेक्टर ने कह दिया कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ हरकत ले लीजिए तो वो लेती थी, वरना नहीं। ये उनकी जो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने गायन के प्रति एक ईमानदारी थी, उसने उनको इतनी ऊंचाइयां प्रदान की। एक सवाल आपसे ये भी है कि अपने मुकाम के शीर्ष के समय में जब वो थी, बहुत बड़ा नाम हो गई थी, बहुत बड़ा नाम तो खैर अब भी है, पर वो बहुत सारे ऐसे नवोदित गीतकार, नवोदित संगीतकार, उनकी रचनाओं को भी अपनी आवाज़ देती थी। जब नाम बड़ा हो जाता है तो एक अहंकार स्वयं आ जाता है कि मैं तो एक इतना बड़ा नाम हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये अहंकार क्या आपको लगता है कि किन वजहों से लता जी में नहीं आया? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे नवोदित लोगों को उन्होंने साथ दिया, ना कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो उनकी आवाज़ की वजह से बॉलीवुड में स्थापित हुए। मैं आपको बताऊं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये म्यूजिशियन थे दोनों। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल जी वायलिन बजाते थे। लता जी के तो ये चरण छूते थे। लेकिन जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूज़िक डायरेक्टर बने तो सबसे पहले लता जी ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया और बोली क्या अच्छे गाने बना रहे हो, वाह। ये जो उनकी महानता थी उसको मैं
ये कहूँगा कि दूसरों में ये बात नहीं है, आजकल के लोगों में ख़ास तौर से। एक अंतिम सवाल आपसे कि साहित्यकारों से भी बड़ा जुड़ाव रहा लता जी का, और हम विदर्भ में हैं तो विदर्भ के तो एक नाम सुरेश भट्ट साहब हैं, मराठी के बहुत बड़े गज़लकार, बहुत बड़े साहित्यकार। उनकी कई साहित्य रचनाओं को उन्होंने आवाज़ दी जो बहुत पॉपुलर हुए, बहुत हिट भी हुए। तो साहित्यकारों से उनका किस तरीके से लगाव रहा और किस तरीके से इस संबंध को आप देखते हैं? लता जी गीत के शब्दों पर बहुत ध्यान देती थी। अगर समझ में नहीं आया तो वो समझने की कोशिश करती थी, फिर उसे अपने मन में उतारती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने मुझे आकाशवाणी के लिए चुना, वो विविध भारती के चीफ भी थे, उनको वो डैडी बोलती थी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए गीतकारों से उनका कैसा था। कवि प्रदीप जी को वो चरण छू के ही मिलती थी, पंडित जी बोलती थी। उन्होंने उर्दू के लिए अच्छे अच्छे शायरों से एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन, मतलब ये सीखा, और फिर पूछती थी कि इसका मैं जैसा गा रही हूँ उसमें अर्थ तो नहीं बदल रहा, और उसका भाव सही आएगा, वही भाव सही आएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें लता जी ऐसी नहीं बन गई हैं। ये समझ लीजिए कि वो ऐसा दूध है जिसमें कितना भी पानी मिलाते जाइए वो दूध का दूध ही रहा, और पानी मिलते जाने से उसमें कई चीज़ें और जुड़ती चली गई। किशन शर्मा जी का आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी यादों के पिटारों से इतनी अच्छी अच्छी यादें हमारे दर्शकों के लिए आपने निकाली और उन्हें बताया। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मिलिंद हिवसे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसे न्यूज़, नागपुर।